Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So today's topic is molecular basis of inheritance, chapter 6, where we have discussed some important point in previous video. We have discussed structure of DNA, silent feature of structure of double helix DNA. It is actually polynucleotide chain. It is basically made up of nucleotides. Nucleotide is unit of polynucleotide और डीएनए और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की एक चेन बनाते हैं. Where we have discussed linkage, phosphate group is linked 5H of nucleoside, 5H और 5 और 3 किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ये डिपेंड करता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5th कार्बन पर रहता है और OH ग्रुप 3 कार्बन पर अटैच होता है. यदि 3 कार्बन पर अटैच है तो 3 हाइड्रोक्सिल हो जाएगा और 5 कार्बन पर यदि फॉस्फेट ग्रुप है तो वो 5 आ जाएगा. तो 3:5 का ओरिएंटेशन इस तरीके से फॉर्म होता है. इन लास्ट और प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इसके बाद डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन बेस पेयरिंग कन्फर्म वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज़. आपको पता है कि जितनी भी डीएनए की जो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं दिस इज डिपेंड्स ऑन base pairing. So we can say base pairing conform a very unique property to polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यदि ए वाला एक बेस है, वहाँ पर ए वाला बेस है तो दूसरा बेस कौन सा हो जाएगा? टी का हो जाएगा. यदि सी है तो दूसरा बेस जी का हो जाएगा. इस तरीके से तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. क्लियर? इट इज़ सेड टू बी इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ बेस इज़ वन स्ट्रैंड इज़ नोन दैन द सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड्स. मतलब क्या है? यदि एक स्ट्रैंड का बेस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का बेस प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये कन्फर्म बॉन्डिंग है. ये बॉन्डिंग चेंज नहीं होती. ए हमेशा टी के साथ ही होगा, एक प्यूरिन से एक पिरामिडिन्स, ए टी के साथ, सी जी के साथ. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इट इज़ पेरेंटल डीएनए. सो इसलिए पेरेंटल डीएनए हमेशा टेम्पलेट्स होता है. वाई क्वेश्चन आ सकता है कि पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट्स क्यों होता है? पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट्स होता है और वो दूसरे डीएनए फॉर्म करने के लिए, दूसरा हेलिक्स फॉर्म करने के लिए वो एक कोड स्ट्रैंड उसको दे देता है. ठीक है? ये जो यदि एक पेरेंटल डीएनए है जिसमें कि ए सी जी इस तरीके का उसमें नाइट्रोजनस बेस है तो इसके जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो ऑलरेडी टी यहाँ फॉर्म करेगा, यहाँ पर सी फॉर्म करेगा, यहाँ पे जी फॉर्म करेगा और यहाँ पर सी फॉर्म करेगा. तो ये जो न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म होगा वो बेसिकली कोडिंग स्ट्रैंड होता है और जो पेरेंटल डीएनए है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा. टेम्पलेट मतलब जिसके बेस पर दूसरा डीएनए फॉर्म हो जाए. जेनेटिक implications of the structure DNA become very clear. ठीक है? द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए. डीएनए के बेसिक फीचर क्या है? ठीक है? तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांस क्रिक्स, किसने डबल हेलिक्स मॉडल फर्स्ट टाइम फॉर्म किया था? He was James Watson and Frank Crick in 1953 proposed a double helix model in DNA based on the X-ray diffractions data produced by Maurice Wilkinson and Rosalind Franklin and 11 चार्ल्स ऑफ. ठीक है? तो ये जो 11 चार्ज ऑफ है इनका बेस पेयरिंग रूल फॉलो करता है. क्या है चार्ज ऑफ रूल्स स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ एडिनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन. जितना एडिनाइन होगा उतना ही क्या होगा? थायमिन.
and the amount of guanine always equal to amount of cytosine. इक्वल होते हैं दोनों. कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. It is first point of charge of law. Second है adenine is joined to thymine with 2 hydrogen bonding. एडिनाइन और थाइमिन के बीच में कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. C और G के बीच में कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. सो वी कैन से adenine 2 is joined to thymine with 2 hydrogen bonding and guanine is joined to cytosine with 3 hydrogen bonding. ये क्या है? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ द थर्ड क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द एडिनाइन एंड गुआनाइन इज एंड थाइमिन और साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल. क्या है? फोर्थ लॉ क्या है कि एडिनाइन और गुआनाइन और इसके साथ थाइमिन प्लस साइटोसिन, ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा. ठीक है, ये हमेशा इक्वल होगा. यही बैलेंस मेंटेन करता है. क्या है? चार्ज ऑफ रूल्स. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जनरेशन टू जनरेशन डीएनए चेंज नहीं होता है और वो कांस्टेंट रहता है. उसका मतलब AGCT ये कांस्टेंट रहता है. ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है. प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है बट अमाउंट इसका चेंज नहीं होगा. दिस इज द चार्ज ऑफ रूल्स. ठीक है, A प्लस G और T प्लस C हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा. इक्वल 1. ठीक है. Now, silent feature of double helix structure of DNA basically क्या है? It is made up of 2 polynucleotide chain. यदि DNA के बेसिक फंक्शंस और बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है DNA is made up of 2 polynucleotide chain. DNA की 2 polynucleotide chain होती है where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base project inside. क्लियर किया है ये अभी हमने आपको. शुगर फॉस्फेट का इसमें क्या होता है? बैकबोन होती है. ठीक है, एक फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, तो ये एक बैकबोन बनाता है. और इसका सेकंड पॉइंट द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये इसके इनसाइड पर बेस रहेगा. ठीक है, शुगर के साथ यहाँ पर A. ठीक है, और दूसरा हेलिक्स भी इसी तरीके से होगा. यहाँ पर दूसरा हेलिक्स होगा PS और यहाँ पे बेस पेयर क्या होगा? T. क्लियर स्टूडेंट? तो बेस पेयर के इनर साइड पर, सॉरी, बैकबोन के इनर साइड पर बेस पेयर होता है. क्लियर? इट इज कॉमन फीचर, मेन फीचर, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. द बेस पेयर बेस प्रोजेक्ट इनसाइड. द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब क्या है कि एक 3:5 रहेगा तो दूसरा 5:3 रहेगा. कभी ऐसा नहीं रहेगा कि दोनों डीएनए के हेलिक्स 3:5 को शो करें. एक 3:5 होगा तो दूसरा 5:2 होगा. तो ये क्या होता है? द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी. दूसरा मेन फीचर क्या हो गया? एंटी पैरेलल पोलैरिटी. क्लियर? एक चेन की पोलैरिटी ये 5:3 है तो दूसरे चेन की पोलैरिटी 3:, क्या होगा? 5 होगा. क्लियर? द बेस ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. 2 बेस पेयर हैं T और A, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होंगे. द बेस ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जब वीक होगा
तभी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो वीक करना होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करना होता है, वीक करना होता है। इट इज फॉर्मिंग बेस पेयर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलकर ही एक बेस पेयर फॉर्म करते हैं। ये क्या है, बेस पेयर। समझ में आया स्टूडेंट? एक स्ट्रैंड्स का नाइट्रोजनस बेस और दूसरे स्ट्रैंड का, डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बना रहा है, एक बेस पेयर फॉर्म कर रहा है। क्लियर? सो बेस पेयर किससे कैसे फॉर्म होगा, दोनों स्ट्रैंड्स के एक एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक बेस पेयर फॉर्म करेंगे। एडेनाइन ऑलवेज फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ थाइमिन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एडेनाइन और थाइमिन के बीच की जो पेयरिंग है, हाइड्रोजन पेयरिंग है, और इट इज डबल हाइड्रोजन पेयरिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्वानाइन और साइटोसिन है, दे आर बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन पेयरिंग। ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन पेयरिंग है, और हाइड्रोजन पेयरिंग डबल और ट्रिपल का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड। ठीक है ना, इसका मतलब इसके बैलेंस ही सेटिस्फाइड नहीं है। Guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonding. As a result is always purines come opposite to the pyrimidines. ठीक है, इसलिए प्यूरिन्स जो है हमेशा एक प्यूरिन्स एक pyrimidines होगा। always purines come opposite to pyrimidines. This generate approximately uniform distance, और इसलिए पूरा डीएनए का डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है। डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर ट्रिपल है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, लाइक दैट। ठीक है, द टू चेन आर क्वाइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन का मतलब दोनों चेन का जो कॉइल है वो राइट हैंडेड फैशन, एक ही साइड पर वो मूव करेंगे। राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4। पिच कितनी है दोनों के बीच की, 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर है। देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। जो डीएनए जो टर्न के फॉर्म पर है, ये दिस वन, ये इसमें कितने बेस पेयर होंगे, एटलीस्ट 10 बेस पेयर होंगे। कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे, और ये 10 बेस पेयर फॉर्म होके ही एक डीएनए कॉइल होगा। तो डीएनए की एक कॉइलिंग के बीच में कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर हैं। Consequently, the distance between the base pair in a helix approximately 0.3, और ये दोनों के बीच की कितनी है, 3.4 है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0.34। क्लियर स्टूडेंट? अब इस तरीके से हमको डीएनए का लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें बेस पेयर का नंबर पता है तो डीएनए की लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक कॉइल के बीच में 10 बेस पेयर होते हैं, और एक कॉइल का जो डिस्टेंस है वो 3.4 है। तो एक बेस पेयरिंग से दूसरे बेस पेयरिंग का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.34। क्लियर? द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर stacks over the other of the double helix. This is addition to hydrogen bonding. Confirm stability. और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रैंड्स को, डीएनए के हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। वी कैन फाइंड आउट by the distance between the two polynucleotide chain is DNA remain almost constant. इसमें यदि हम प्यूरिन्स और एक पिरामिडिन्स, ठीक है,
किसके बीच में? प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो दोनों स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हैं और डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स और स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का स्ट्रक्चर डीएनए के डिस्टेंस को मेंटेन करता है और डीएनए के स्ट्रक्चर को बैलेंस करके रखता है। क्लियर? और इसके बीच का डिस्टेंस भी मेंटेन करता है। सो आई थिंक स्टूडेंट here you have clear structure of basic silent feature of double helix DNA. Now compare the propositions of double helix structure for DNA and its simplicity is explaining the genetic implications become revolutionaries. जेनेटिक जो इसका जो एक्सप्लेनेशंस है डीएनए का, ठीक है ना, propositions of double helix structure for DNA and its simplicity in explaining genetic implications. और डीएनए का ये स्ट्रक्चर, डीएनए के कंपोनेंट्स क्या शो करते हैं? जेनेटिक इम्प्लीकेशंस, किस तरीके से जेनेटिक इम्प्लीकेशंस कह सकता है। और डीएनए मॉडिफिकेशंस में भी ये हेल्प करता है, प्लस बायोटेक्नोलॉजी में भी डीएनए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीएनए कैसे जो डिफेक्टिव डीएनए वो कैसे चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू दिस इंफॉर्मेशंस, ये जो इंफॉर्मेशंस है डीएनए की, इसी से ये डीएनए का इम्प्लीकेशंस पॉसिबल है। क्लियर? वेरी सून फ्रांसिस क्रिक्स प्रपोज्ड आ सेंट्रल डोग्मा। वो एक टर्म आता है सेंट्रल डोग्मा। क्या है सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा इन बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो आप रीड कर ही रहे हो। सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑलवेज स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, हाउ टू जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्लो। सेंट्रल डोग्मा आपको ये बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस किस तरीके से सेल के अंदर फ्लो होती है। तो डीएनए में एक रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए के रेप्लिकेशंस में दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शंस, सेकंड वन इज ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा डीएनए के थ्रू होगा। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शंस, इट्स फॉर्म एमआरएनए। डीएनए एक अपने ही जैसा एक एमआरएनए फॉर्म करता है और अपने मैसेज को उसमें इम्पोज करता है। That's the reason it is called as messenger's RNA. DNA क्या कर रहा है? अपने ही पूरी इंफॉर्मेशंस एक स्ट्रैंड्स में सेंड कर रहा है। It is called as mRNA. तो that's the reason कि उसको मैसेंजर RNA कहते हैं। ठीक है? The process of formation of DNA to mRNA is called as transcriptions. So transcriptions or translations to important step हैं सेंट्रल डोग्मा के। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शंस, द फॉर्मेशंस ऑफ एमआरएनए, एंड एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होना ट्रांसलेशन। द translation is, what is the definition of translations? Formation of protein from mRNA is called as translation. और ट्रांसलेशन ये प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा ऑलवेज इन्फॉर्म यू हाउ टू जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्लो, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कैसे फ्लो होती है। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ इन सम वायरस द, बट इस सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है, इंफॉर्मेशंस रिवर्स वे में जा रही है। मीन्स आरएनए फॉर्म कर रहा है डीएनए। इट इज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस करता है। उसके पास डीएनए तो होता नहीं है, आरएनए होता है। होस्ट सेल पे जाके वो आरएनए से डीएनए वैसे ही फॉर्म करेगा। ठीक है ना? तो आरएनए से डीएनए फॉर्म जो है रिवर्स प्रोसेस है। दैट्स अ रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस।
क्लियर? रिवर्स डायरेक्शन पे हो रही है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होता है? आरएनए से डीएनए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शंस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस? Can you guess? Can you identify it? It is very simple. Reverse means formation of DNA by RNA. Normal transcriptions, DNA form RNA. Clear? Now, next topic is packaging of DNA. पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब आपको पता है ना कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, ठीक है ना? ये एक छोटे से न्यूक्लियस में किस तरीके से सेट होता होगा, दिस इज कॉल्ड एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। नाउ we just revise previous point. Let us taken a distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer. If the length of DNA helix is a typical mammalian cell is calculated simply by multiply the total number of base pair with distance. यदि हमको एक डीएनए की लेंथ यदि फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है और टोटल कितने बेस पेयर हैं। क्लियर? इससे हम किसी भी डीएनए की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विथ डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग का जो जीनोम है, ठीक है ना, डबल हेलिक्स और डिप्लॉयड जो उसका क्रोमोसोम्स है वो कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, इतने बेस पेयर है उसमें और उनका डिस्टेंस कितना है? दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34। कितना है इसका? 0.34 से उसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, तो इसका यदि लेंथ हम देखते हैं नियर अबाउट 2.2 मीटर आती है। एक ह्यूमन क्रोमोसोम्स और एक ह्यूमन डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। अब आप सोचो कि इतना बड़ा डीएनए कितने टिनी और टाइनी न्यूक्लियस में सेट होता है, ठीक है ना? तो इसके लिए कुछ पैकेजिंग मटेरियल होता होगा। तो क्या है वो पैकेजिंग मटेरियल? लेट अस वी डिस्कस। इन प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई थ्रू दे डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। ई कोलाई से फॉर्म करते हैं प्रीवियस और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से, ठीक है ना? ई कोलाई में कौन सा न्यूक्लियस होता है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का मतलब क्या है? कि देयर इज नो डिफाइंड न्यूक्लियस, कि उसमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ले तो उसका मतलब ये जिसमें न्यूक्लियस नहीं तो क्या डीएनए पूरे उसमें स्कैटर्ड होगा? नो, डीएनए बेसिकली एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर स्कैटर्ड होता है, ठीक है? तो वो डीएनए बेसिकली क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बाइंड अप करने के लिए कुछ ऐसी प्रोटीन होगी जो कि पॉजिटिव चार्ज होगी। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड्स। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड्स वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डीएनए है और वो पॉजिटिव चार्ज उसमें एक प्रोटीन है और वो नेगेटिव चार्ज डीएनए को बाइंड अप करने में हेल्प कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। किस में है न्यूक्लियोइड्स किस में होते हैं? न्यूक्लियोइड्स प्रोकैरियोटिक सेल में। तो न्यूक्लियोइड्स इज अ प्लेस वेयर पॉजिटिव चार्ज protein is present there and its help to bind up their negative charge DNA. The DNA in nucleoids is organized in a large loop held by protein। और वो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में एक लूप के फॉर्म पर सर्कुलर, जिसको डीएनए कहते हैं, डीएनए बाइंड अप होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पर। बट इन यूकैरियोटिक सेल दिस इज द बाइंडिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल।
अब यूकैरियोटिक सेल में क्या स्टेटस है? इन यूकैरियोटिक सेल द ऑर्गेनिजम्स इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. यूकैरियोटिक सेल भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए उसमें बॉन्ड जो पैकेजिंग है वो भी डिफरेंट होगी. कैसी होती है? देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन. उसमें एक हिस्टोन प्रोटीन होता है. कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है. पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन. द प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. और हिस्टोन में पॉजिटिव चार्जिंग क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज with charged side chain. Histone is rich in basic amino acids residues lysine and arginines. Both amino acids residues carry positive charge. और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक साइड चेन होने के कारण. तो हिस्टोन इज organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. और हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल्स का एक ऑक्टोमर फॉर्म करता है, हिस्टोन ऑक्टोमर. और ये हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होता है लाइक दैट. ये देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम है. न्यूक्लियोसोम किसको कहेंगे? और ये जो स्ट्रक्चर है हिस्टोन ऑक्टोमर का एक स्ट्रक्चर, it is wrapped by positive negative charge DNA is called as nucleosome. Clear? So negative charge DNA is wrapped around the positive charge histone octamer to form a structure called nucleosome. इस तरीके से न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है. और न्यूक्लियोसोम के प्रेजेंस से ही डीएनए की पैकेजिंग कंप्लीट होती है. सो आई थिंक स्टूडेंट इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट. यू जस्ट रीड structure of DNA, its basic feature, and how to DNA wrapped inside the nucleus. To these all things we have discussed today. You just read and clear your concept. Thank you, student. Have a